जय हिंद में साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 के केमिस्ट्री पर बात करूँ। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आपकी जो पढ़ाई का जो एवरेज रहेगा अच्छा खासा रहेगा। आज आप लोग के बीच में ये भी पता है कि आज दीपावली का पर्व है और दीपावली के पर्व पर आपको और आपके परिवार को, आपके जितने फैमिली मेम्बर हैं सभी लोग को स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे देशवासियों को भी हैप्पी दिवाली रहेगा मेरी तरफ से। लिखा भी गया कि दीपावली की शुभकामनाएं की बात की, सेहत बनी रहे आप लोग की सेहत। इस समय मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, मौसम का मतलब उतार चढ़ाव हो रहा है, इस पर देखा जाए इसे लिखा गया सेहत बनी रहे, अच्छी रहे, सदैव रोगों से दूर रहे, आप सदैव रोग से दूर रहे। बरसे माँ लक्ष्मी की कृपा, घर में बिखरे स्वर्ग सा नूर। मतलब इस तरह की बात वहाँ बताया गया है कि भगवान की कृपा हो, लक्ष्मी माता की कृपा हो और अच्छे से रहे। आगे का आगे कक्षा 10 में आप पढ़ते हैं। कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है धातु एंड अधातु, पार्ट सेकेंड होने वाला है। पार्ट सेकेंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको ये भी पता है कि पार्ट सेकेंड में आप लोग जो केमिस्ट्री जो दिए गए हैं, रसायन विज्ञान जो होता है, आज ये क्लास रिएक्शन से भरी हुई दिखेगी, क्योंकि कल की क्लासेस में हम लोग देखे थे कि जो भी प्रश्न पूछा गया था, तो जिस तरह की बुक रीडिंग में हम लोग पढ़ भी रहे हैं, इस सब जो प्रक्रियाएं चल रही है बुक रीडिंग में चल रही है। बुक रीडिंग में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ से आपको MCQ तैयार हो जा रहा है। क्या तैयार हो रहा है? MCQ प्रश्न जो होता है आपको तैयार होते नजर आ रहा होगा। इसके बाद आप बैठिएगा MCQ तैयार करने के लिए, देखिए कि आप कैसे तैयारी होती है। जीवन में कभी हार मत मानना, क्योंकि मेहनत करने के वाले जो लोग कभी दावा नहीं करते हैं कि हम ये चीज़ कर सकते, वो कर सकते, दावा कर सकते हैं, उनका परिणाम बदल सकता है। तो आपके सामने ये मत सोचिए कि हम कभी भी जीवन में संघर्ष लड़ना है तो हमारे ऊपर कठिनाइयाँ का बहुत न्यौछावर होता है, जिससे हम घबरा नहीं जाना चाहिए। जीवन में संघर्ष सबसे बड़ा मूल्य वो चीज़ होता है जो जितनी बड़ा संघर्ष करता है उसके अंदर उतनी बड़ी सफलता का खुशबू निकल के आता है। इसलिए कि आपके अंदर यदि खुशबू निकल आ रही है तो ये ध्यान दीजिए कि सफलता का नेचर है। 2 महीने गुम हो जाइए, 2 महीने गुम होने का मतलब पढ़ाई के लेकर एक्टिव हो जाइए, उसके बाद 2-3 महीने के बाद आप बाहर आए। दुनिया क्या कहती है इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जिस दिन परसेंटेज कम आएगा, जिस दिन आपकी मार्केट मतलब कि पूरे बच्चों में आपकी वैल्यू कम होगी, तो उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर ताना देगी, तुम क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते, तुम्हारे अच्छे से थे। मेरा बेटा ठीक है, कोई अपना बेकार नहीं करता, लेकिन दूसरे का बेकार कमियां निकालना शुरू कर देता है। ठीक उसी तरह हम लोग की पढ़ाई है कि आपको क्या करें, जीव जान से, हिम्मत से काम लेना है। किसी चीज़ का दिक्कत हो तो आप स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, वहाँ से नंबर निकाल कर आप बात कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी, आप किसी तरह के मत डराइए। कोशिश है कि आपको 65+ अंक दिलाने का हम लोग काम करेंगे। 70 में 65+ अंक दिलाने का काम करेंगे। 70 में मैं बार बार कहता हूँ, साइंस में मेरी कोशिश है, जारी भी है कि आपको मैं इतने साइंस पढ़ा दूंगा। आप कल जितने लोग, जैसे कि कल फिजिक्स के मैंने क्लास लगाया था न्यूमेरिकल, कल के पूरा न्यूमेरिकल एक लेसन का कंप्लीट हो गया, उससे बाहर कभी नहीं जाने वाला है। उसी पर आधारित रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा। गुनी गुना हुआ, जैसे कि दर्पण लेंस हुआ, सारी बातें वहाँ से क्लियर हो गया। जो लोग नहीं पढ़ा है तो कल के जाके वीडियो देखिए, लाइव क्लास से जुड़ने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड मिलती हैं, कुछ क्लासेस लाइव मिलती हैं। शेड्यूल पूरा सही हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, जिसके कारण आप पढ़ा करिए। तो आपके साथ अब क्लास स्टार्ट की जाती है। आपकी क्लास में सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको आज की मैं ज्ञात करता हूँ, तो आपको पीरियाडिक टेबल यदि आपको नहीं आता है तो सबसे बड़ी मुद्दा होती है। पीरियाडिक टेबल नहीं आता है तो सबसे बड़ी मुद्दा होती है। पीरियाडिक टेबल सबसे बड़ा वैल्यू रखता है और समझने भी, अब पीरियाडिक टेबल नहीं आएगा तब तक कुछ भी हम काम नहीं कर सकते हैं। पीरियाडिक टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीरियाडिक टेबल के बारे में हम जानते हैं। पीरियाडिक टेबल के अनुसार अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको मैंने कल कुछ बातें किया था, जैसे कि मैंने बात करते हैं तो
कुछ कल मैंने बातें किया था, जैसे कि एल्युमिनियम की बात किया था, कॉपर की बात किया था, मैग्नीशियम की बात किया था, ऑक्सीजन की बात किया था, हाइड्रोजन की बात किया था, हाइड्रोक्साइड भी आया था, सल्फर भी आया था। मतलब इस तरह के एलिमेंटों के तत्वों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। हमने कल कहा था कि इसके आयन का क्रमांक, मतलब क्रमांक जो होता है उस पर बात करना है, और इसके वेट का मतलब होता है भार, इसके भार पर बात कर लेते। भार पूछा तो जाता नहीं है, लेकिन यदि पढ़ लेंगे तो कोई खराब नहीं होगा। लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है इसके आयन। कभी कभी क्या होता है, इसके आयन में खूब दबाव पूछता है, जिससे क्लियर होता है कि किसमें क्या क्या होता है। आप लोगों को कल क्लासेस मिली भी थी, अच्छे खासे पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े हो तो आज क्लास अपलोड कर दी गई है, पढ़िए जाकर, जिससे क्या आपको फ़ायदा मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारी क्या कहती है उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तो देखिए आपके पास धातु अधातु की बात की गई, सब बात आपको क्लियर हो गया कि वहाँ भी लिखा गया धातु अधातु। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, तैयार करता हूँ किस तरह के प्रोसेस पूछा जाता है। आपने इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ ली होंगे, कल की क्लासेस में हम लोग को दिखाए भी हैं कि किस तरह का आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था। कुछ धातुओं ऐसे बताया गया था, आघातवर्धनी की बात किया गया था, इस पर भी चर्चा किया गया था। अधातुओं के बारे में भी पढ़ाया गया था कल, इसके बारे में भी देखा था। आगे मैं आ गया, भाई जल्दी। हाँ, कल हम लोग का जो टॉपिक की जो बात किया जाए, जो मतलब क्वेश्चन जो हम लोग रिलेट किया था, यहीं तक हम लोग इन दोनों रिएक्शन को मैंने पढ़े थे। इस दोनों रिएक्शन के बारे में सीखा भी गया था कि कॉपर जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है, उसके बारे में। एल्युमिनियम जो बोला कि एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसे बनता है, इस सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया था। आपको आगे आज पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। आपकी क्लास आज स्टार्ट होती है, शुभ आरंभ हुआ यहाँ से। आपका दिन अच्छा भी हो, अच्छे से रहे। अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड, देखिए कॉपर ऑक्साइड की बात की गई, तो आपने अभी जस्ट देखा कॉपर ऑक्साइड की बात किया गया है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया कराया जाए। देखो यहाँ पर बात कर दिया कि कॉपर ऑक्साइड जो मैं Cu जो दिया गया, CuO की बात की है, कॉपर ऑक्साइड की बात है। और लेकिन यहाँ पर जो बोला गया क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब कि HCl की बात कर रहा है। आप देखिए कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है। अब इससे कह रहा है कि इसके कहने का तात्पर्य निकल के आ गया कि मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैंने कल की ही क्लास में बता दिया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की यदि बात किया जाए तो आप कभी भी घबराइएगा मत, और टेंशन भी मत लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। क्योंकि यथ जो होता है अम्ल होता है, कल मैंने बताया था कि अम्ल और क्षार पर भी क्रिया किया जाता है। तो इस तरह की प्रक्रियाएं दिया गया। कहा गया हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड की, अभी एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात किया गया था कि नहीं किया गया था। जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकार की व्यवहार में प्रदर्शित हुई। मतलब इसके कहने का तात्पर्य कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी धातुएं होती है जो कि अम्लीय और क्षारीय दोनों में बिहेवियर करती हैं। मतलब उसका नेचर है कि हम अम्ल भी बन सके और क्षार बन सके। तो कुछ ऐसी हमारे पास धातुओं की बात की गई है। आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है कि धातु ऑक्साइड अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्राप्त किया जाता है। आपको यहाँ से पता चल गया कि लवण और जल कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आप यहाँ से एक बात याद करिएगा, मैंने अम्ल क्षार में पढ़ाया भी था, कहा भी था कि अम्ल क्षार, देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि यदि नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लॉस में जाते हैं। बोला गया है कि यहाँ पर कि अम्ल किया गया, अम्ल क्षार के दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्राप्त करते हैं। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, अब इससे मैं बात करूँ तो मेरे पास लाते हैं कि किस तरह की बात करता है। देखिए अम्ल क्षार की इन्होंने बात किया, हमको कैसे पता, वो तो बोल दिए कि अपने क्वेश्चन में कि अम्ल क्षार कह दिया कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करा दिया तो लवण और जल बन गया। हमने पूछा कि ये बताइए कि आप तो किसकी परिभाषा बताए, तो हम कहे कि ये भैया ये तो उदासीनीकरण की परिभाषा इन्होंने बता कर चल दिया।
उदासीनीकरण जो होता है, उदासीनीकरण का मतलब उदास जो होता है, पानी जो उदास होता है, पीएच मान हम पढ़े हैं। अब थोड़ा सा ज़्यादा घसक गए तो पीएच की यदि बात किए, पी का जो छोटा होता है स्मॉल में लिखा जाता है, एच जो बड़ा लिखा जाता है। पीएच का खोज किसने किया था? सारेंस ने किया था। पीएच का खोज किसने किया था? सारेंस ने किया था। इसका क्या नाम था? एसपी सारेंस नाम, एसपीएल सारेंस नाम था। इनका नाम किसने मतलब पूछ दिया एग्जामिनर ने कि आप ये बता दो कि पीएच की जो बात स्केल, इसको पीएच स्केल भी बहुत लोग बोलता है, पीएच स्केल भी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग पैमाना भी बोलता है, पैमाना भी बोलता है, पीएच मान भी बहुत लोग बोलता है, मान ही बोलता है। आपको इससे घबराना नहीं, कोई मान बोले, पैमाना बोले, स्केल बोले, इससे घबराना नहीं है। पी क्या है? स्मॉल है, एच क्या है? कैपिटल है। इसका खोज किसने किया था? एसपीएल सारेंस ने यह किया था 1909 में। किस सन में किया था? 1909 ईस्वी भी किया था, मतलब 1909 में इन्होंने कर दिए थे ईस्वी। तो इस तरह हमको पीएच के बारे में हम पगला गए थे। तो हमने कहा कि यहाँ से 7 जो होता है पानी का पीएच मान होता है। जब 7 जो पानी का मान होता है, इसीलिए क्या होता है? उदासीन होता है। अब उदासीन की यदि परिभाषा पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराने पर जो जल प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? तो आप बता देंगे कि उदासीनीकरण कहते हैं। तो इसी चीज़ के हमारे पास धातु अधातु में आ जाओ, वही बात घुमाकर हमारे पास दिया गया धातु अधातु में। अब कहेंगे HCl ले लो और यहाँ पर ये तुम्हारे पास अम्ल हो गया। अब क्षार में क्या ले लो? NaOH। अब NaOH की अभिक्रिया करा दिया गया तो लवण में आपने सिंपल तरीका से पकड़ लिया कि लवण जो होता है नमक। आप नमक खाते भी हैं, नमक यूज भी करते अपने जीवन में। नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है। अब पानी का जो सूत्र होता है रासायनिक भी H2O होता है। तो दोनों तरीके से देखा जाता है। यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि नहीं? वहाँ पर बोला था अम्ल क्षार की अभिक्रिया। अब इसको हम क्या बोलते हैं? आपको पता होनी चाहिए कि क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? लवण और जल, लवण और जल प्राप्त होता है। कैसे पता चला आपको? HCl से और NaOH से। अब इस NaCl हो गया, क्या बन गया? कहेंगे कि भैया यहाँ पर एक बात और मुद्दा सिखाइए। कहेंगे हम क्या सिखा दें? तो हम कहें कि हमारे पास थोड़ा सा एक आयन सिखा दीजिए। हम करा कुल बतियों हमसे क्लियर करते हुए चलते रहिए। हमने कहा कि दोनों से क्लियर कर, इधर से निकालें कि इधर से निकाल। भैया तो हर मर्जी कुल निकाल के बतावा, लेकिन हम कल HCl की यदि बात करो तो HCl की यदि आयन की बात किया जाए तो H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव होता है। कहेंगे कैसे होता है भैया? आपको कैसे याद हो गया कि HCl निगेटिव होता है? हमको तो पता नहीं कभी जीवन में चला कि Cl कैसे निगेटिव होता है। हम तो रट्टा मार लेते हैं। हम कहेंगे हम रट्टा मारने वाला काम नहीं करते हैं हम, क्योंकि हम पढ़ते हैं। हम जब पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ते हैं, आप जब पढ़ेंगे तो आपको आ गया। अब कहेंगे भैया आप तो बोले थे H प्लस Cl की बात किया, H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव की बात किया था वहाँ पर। अब देखो भाई, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। इसमें यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास जो पोजीशन जो देखने को मिलता है, इसमें +1 की बात किया गया। किसने? +1। बेटी मांगे कार सुंदर बाप राजी। तो बेटी क्या मांग रही है? कार मांग रही है, सुंदर से स्मार्ट से मांग रही है, इसीलिए +2 की बात किया गया। क्या करेंगे? +2 की बात करेंगे। फिर बैगन आलू गाजर। यहाँ पर आप 3 किस्म की सब्जी बनाने चल रहे हैं। बैगन आलू गाजर का 3 किस्म का सब्जी बन रही है। बैगन आलू गाजर की आपने 3 पॉजिटिव की बात करिएगा, बात समझिएगा। अब इनमें क्या होता है? अंदर होता है थैला का मतलब क्या? थैले में रखा गया था सब्जी। आप जाते हैं मार्केट से लाने के लिए तो आप क्या करते हैं? इस तरह का कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। तो ये हमारे पास अपवाद वर्ड होती है, मतलब भगवान जी का मन करेगा तो हमको आशीर्वाद तथास्तु दे सकते हैं, उनका मन करेगा तो नहीं देंगे। देखिए अभी क्लियर हो जाएगा आपका। न्यूज पेपर, आज सभ्य का न्यूज पेपर। न्यूज में जो न्यूज की बात किया, पेपर की बात किया, आज किया सभ्य। अब न्यूज जब प्रिंटेड होगा तब पेपर पे प्रिंट होगा। न्यूज का मतलब हमने न्यूज लिया आपसे, आप क्या क्या आता है हमने ले लिया, आपने क्या फिर क्या मैंने उसको प्रिंट किया, पेपर पर प्रिंट किया, फिर बेचा। नहीं बीचेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा।
वो जी सोनी से टाइम पूछो तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। कभी भी यदि हमको समय नहीं आ रहा है और हम क्या कहें कि किसी दूसरे से करें, उसको बेचारे को भी समय नहीं आ रहा देखने, तो टाइम तो क्या बोलेगा, वो जी सोनी से टाइम पूछो। हमने कहा वो जी सोनी से टाइम पूछो, तो यहाँ पर हम लोग क्या 2 लोग। फिर कल बाहर आई आंटी, तो हमारे बाहर कौन आ रही है, आंटी। आंटी जी का हम लोग क्या किए कि अमृत चुरा कर खा गए थे, इसीलिए आंटी जी ने क्या किया, डंडा लेकर दौड़ गई मारने के लिए। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर याद रखेंगे। एक थे मेरी आंटी जी आई थी, हमारी नानी आकर अक्री, मतलब बोला गया है कि हमारी नानी आकर 0 रन पर रूपा को आउट की। तो ये हमारे पास अक्री गैसें होती है। कौन सी गैसें होती है, अक्री गैस की बात किया गया। अक्री गैस के पर हम बात करते हैं, तो ये लास्ट में जो बना अक्री गैस, आप देखिए आपके पास जो बोला गया था, अब आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आप ध्यान दीजिएगा। आपको अपनी सारा सिस्टम ही बता दीजिएगा। आप बताओ, हमारे लिए ना करो से तो पता चल गया। क्लोरीन वाला कौन है, फिर कल 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 सीएल कल 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 आ रहा है ना, सीएल कल, फिर कल बाहर, बी आर बाहर, बी आर बाहर, बाहर आ रहा है ना, आई 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 आ रहा है कि नहीं आ रही, एटी एटी, आंटी को हम शॉर्ट में क्या, एटी एटी एटी, आंटी आंटी आंटी, इस तरह की बात हम करते हैं। तो इसीलिए दोनों पर क्या लगा, तो इसका मतलब कि हमारे पास किसकी बात किया गया था, HCl की बात किया गया था। हमने फिर लिखा था कि Na पॉजिटिव प्लस और OH निगेटिव होगा। कैसे हो जाएगा भैया, अब तो कैसे आप पकड़ ले रहे हैं, हम कहे हमको नहीं पकड़ में आ रहा था, हम कहे इसकी बात किए हैं। देखो भाई, इसका क्या, सोडियम हमारे लिए ना करो, ना करो, हमारे लिए कभी भगवान से मत प्रार्थना करो। कह रहा है कि हमारे लिए कभी भगवान से तुम प्रार्थना मत करो, क्योंकि तुमसे मुझे क्या है, नफरत है। तो वो क्या कर रहा है कि मुझे नफरत है, तो इसलिए ना कर रहा है। तो +1 की बात हम भगवान से दुआ करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। तो उसी तरह की वो बात कर रहा है कि हम क्या करेंगे, +1 की बात किया। हाइड्रा ऑक्साइड मतलब OH की बात किया गया। OH की होता क्या, इस पर यदि चर्चा किया जाए तो ऑक्सीजन O की बात किया, तो यहाँ पर -2 है। तो मैंने कल बताया अभी तक कि -2 +1 आता है, तो घटाएंगे तो -1 आता है, इसीलिए -1 लगा गया है। क्लियर है कि नहीं, अदम बताओ, आयन क्लियर हो रहा है कि नहीं। आयन आज के बाद कोई पूछेगा तब क्या कहोगे, भैया हम तो ऐसा आयन पढ़े कि आयन किसी का भी दे दो, एक आयन आपको क्लियर हो जाएगा, तो आपको इंटर तक भी काम आएगा। हेलो, तो बोलो आप पढ़ाओ, जल्दी आओगे तो ठीक है। तो यहाँ पर जो बात किया था, तो मैंने इस पर मैंने सॉरी थोड़ा फ़ोन आ गया था अर्जेंट, ठीक है सॉरी। देखिए यहाँ पर आयन की बात किया जाए तो आयन में इस तरह की बातें की जाती है, तो आप कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, और किसी को वह बेहिचक बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी भी नहीं होगी। जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं है, हमारे भी हो या आपके हो, हम भी संघर्ष कर रहे हैं आपके लिए, आप संघर्ष करें अपने घर के लिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जीना है तो एक बार अपने माता पिता के लिए जी के देखो, आपको बहुत इंजॉय आएगा, बहुत जीवन में सुकून मिलेगा। सबसे बड़ा पूरी दुनिया, पूरी विश्व का कहीं भी चले जाओ, कहीं सुकून नहीं मिलेगा। जो माता पिता के जो चरण में सुकून मिल जाता वो कहीं नहीं मिलेगा। तो एक बार उनके लिए आप जीने की कोशिश करें, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तीसरे की मैं बात करता हूँ। तीसरे में मैंने क्या लिखा था, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखे भी हैं कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया। अब NaCl का H2O को बता दिया जाए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए NaCl, अब NaCl Na पॉजिटिव प्लस Cl होता है, तो इस पर प्लस इस पर निगेटिव होता है। तो इसका मतलब Na जो Cl है, इसको तो आपको पता चल गया कि सोडियम यहाँ पर है, क्लोरीन वहाँ पर है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर माइनस लग गया। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए चौथे में क्या दिया गया था, चौथे में H2O की बात किया गया था। यहाँ पर बात किया, यहाँ पे H2O की बात किया गया। H2O में आपको ध्यान देना है कि H2O की यदि बात किया गया तो H2O में क्या करना है, हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस हाइड्रा ऑक्साइड निगेटिव हो गया। आप तो क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, आप कितने लोग को बताओ क्लियर नहीं हुआ। आयन आपके बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर, तो मैं चलूँ अपने टॉपिक पर चलें। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, आपको फिर से समझाने का काम करेंगे, क्योंकि ये चीज़ मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
आइए मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। तो मेरे टॉपिक क्या कहा गया है कि यहाँ पर कि हाँ, अब यहाँ पर ही बात किया गया था कि अम्ल क्षार के दोनों से अभिक्रिया, अम्ल क्षार सभी दोनों का अभिक्रिया करा दे। तो कराया तो मेरे पास लवण और जल प्रदान करते हैं, तो उसी को उभय धर्मी ऑक्साइड कहते हैं। बाप रे बाप, कितनी खूबसूरत परिभाषा मिल गई कि अब हमको तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे धातु ऑक्साइड बोलोगे, ऐसे धातु ऑक्साइड बोलो ना, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षार से अभिक्रिया कराने पर, दोनों से अभिक्रिया कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है, यदि यह प्रदान होता है, प्राप्त होता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। परिभाषा बहुत इजी निकल गई यहीं से। बताओ, परिभाषा आप पूछ देगा पेपर में, आप कहो कि यहाँ बुक्स पढ़ने से क्या फायदा। देखो, बुक पढ़ने से कितना फायदा है, फायदा है कि नहीं। इसीलिए कहता हूँ कि बुक्स पढ़िए मेरे साथ साथ। आइए, आप नहीं पढ़े तो हम ही पढ़ा देते हैं। अम्ल क्षार के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड से निम्नलिखित प्रकार की अभिक्रिया कराया गया। अम्ल क्षार में कहा गया कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का निम्नलिखित तरीके से एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 Al2O3 दोनों जगह लिखा कि नहीं लिखा। अब HCl मतलब यहाँ पर मेरे पास जो दिया गया है सल्फ्यूरिक, ये क्या दिया गया, हाइड्रोक्लोरिक दिया गया, नहीं इसका नाम पड़ता है हाइड्राक्लोराइड मतलब HCl दिया गया तो हाइड्राक्लोराइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 है तो इसका रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर लिखा गया है कि Al2 तो लिख दिया गया, अब Cl3 लिख दिया गया, क्योंकि इसका यदि मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये जब देगा 6 तो इसका भी होगा और इसका भी होगा 6। अभी मैं इसका रिएक्शन कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया, फिर यहाँ पर भी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया गया तो एल्युमिनियम दिया गया, सोडियम एल्यूमिनेट दिया गया। इस तरह की अभिक्रियाओं की यदि बात किया जाए तो आपको यदि अभिक्रिया सीखना है तो अभी चलते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलनशील क्षार प्रदान करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो घुलनशील क्षार प्रदान करते हैं, लेकिन यह बोला गया सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार के जल में घुले हुए क्षार से प्रदान करते हैं। निम्नलिखित प्रकार के जल में क्या होते हैं, घुले हुए प्रदान करते हैं। जैसे कि Na2O क्या होता है तो आपको पता होता है कि सोडियम ऑक्साइड, यही तो बोला गया है। फिर पोटेशियम ऑक्साइड तो बोला गया, ये दोनों तो बोला है। किसके साथ अभिक्रिया कराया गया है कि बोला गया सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड के निम्नलिखित प्रकार से जल में घोल दिया। जल में क्या क्या घोला गया, लिक्विड। अब 2NaOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, मतलब KOH लिख दिया गया। तो यहाँ पर इस तरह की अभिक्रियाओं के बारे में आपको दिया गया है, आप इसके बारे में समझें और जाने भी। कहा गया है कि निम्नलिखित में से हम लोग देखने के लिए ऑक्सीजन के साथ सभी धातुओं को एक ही दर से क्रिया नहीं करते, मतलब एक ही दर से जो क्रिया करने की जो बात किया गया नहीं करते। अब बोला कि विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। क्या करता है, अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। पोटेशियम तथा सोडियम जैसे कुछ धातुएं इतनी तेज से अभिक्रिया करती हैं कि खुले हुए रखने पर आग पकड़ लेता है। मतलब इतना उसको खुले हुए में रख देंगे तो खुले हुए में क्या रखा जाता है, तो यहाँ बोला कि पोटेशियम सोडियम ऐसी कुछ धातुएं होती हैं कि इतनी तेजी से अभिक्रिया कर लेती थी कि उससे क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। आगे चलते हैं तो मेरे पास तो कहा गया कि आग पकड़ लेता है, इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। मतलब उसमें केरोसिन जो मिट्टी का जो तेल होता है उसमें डुबोकर रख दिया जाता है कि जल्दी से आग न लगे। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लेड आदि जैसे धातुओं की सतह को ऑक्सीजन की पतली सी परत पर चढ़ जाती है। इस परत को कहा गया पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन होता नहीं है, गर्म करने पर आयरन का उसमें दहन नहीं होता। लेकिन जब बर्नर को जलाया दिया जाए तो लौ चूड़ डालते ही वह तेजी से जलने लगता है। कापर दहन का नहीं होता है, कापर का दहन यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन गर्म करने पर कापर ऑक्साइड जो होता है, कापर ऑक्साइड जो बोला गया जलने काले रंग की परत चढ़ जाती है।
अब जलाओगे तो जाहिर सी बात है करिया सब वही जैसे जलाओगे तो क्या हो जाएगा, करिया हो जाएगा। तो इसीलिए तो यहाँ बात किया गया सिल्वर एवं गोल्ड अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। यदि सिल्वर और गोल्ड की बात कर दिया जाए तो अधिक ताप पर वो अभिक्रिया नहीं करते। क्या हम जानते हैं एडिनोकरण के बारे में क्या गया, एल्युमिनियम की परमोटी ऑक्साइड के बारे में बताया गया, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। 3.9 में दिया गया है कि बाद में आपने देखा कि उन धातुओं के नमूनों को सोडियम सबसे पहले आप बोला कि देखो सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है। सोडियम क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील की बात किया गया है। तो सोडियम जो होता है, सोडियम क्या है, एन आपको बताया गया कि हमारे लिए ना करो एन जो है कहा गया सोडियम एक नमूने में देखा गया तो सबसे अधिक क्रिया से पूछ देगा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम बताइए, तो आप यहाँ बताएंगे सोडियम। एग्जाम्पल पूछ देगा कि वह कौन सा धातु है, कौन सा सबसे अधिक है, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रश्न वहाँ पर बनते रहते हैं जिसमें आपको पूछने में एग्जामिनर को आसानी पड़ जाती है। लेकिन ऑक्सीजन के दहन करने पर जिंक, आयरन, कॉपर, लेड और अभिक्रिया पर पता नहीं चलता है। कुछ अभिक्रियाएं देखकर हम इन धातुओं के साथ अभिक्रिया का क्रम बनने का प्रयास करते हैं। धातुओं दिया गया कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती तो क्या होता है। अब यहाँ पर देखो एक दिया गया डायग्राम, जल से भीगा हुआ कांच के तत्व बोला गया है। एक क्वथन नली है, क्वथन नली की बात किया कि इसमें जो लगाया गया धातु के छड़ है, बर्नर लगाए गए हैं। एक क्लैंपर है, क्लैंप लगाया गया है, ये धातु की भाप की क्रिया कर रहा है। गैस की जार है, ये जो गैस है हमारे पास स्टैंड लगाया गया। हाइड्रोजन गैस निकल रही है, क्या करिए हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है। निकास नली क्या इधर से क्या करे, निकास की नली स्टैंड पर क्या कर रखा गया है। इस सारी प्रक्रियाओं के बाद पता चला कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन तथा धातु ऑक्साइड के साथ उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल से घुलनशील है तो जल के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात की। आप देखो यहाँ पर वही बात किया गया कि नहीं, धातु जल गिफ्ट, धातु जल गिफ्ट धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, धातु ऑक्साइड प्लस जल क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड हो जाएगा। इस तरह के फिर आ गया पोटेशियम, सोडियम जैसी धातु है, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया भी करती है। अब देखो पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम भी उस बात किया जाए हमारे लिए ना करो, ना करो ना तो यन नहीं हो गया, करो मतलब पोटेशियम, ये दोनों क्या यस ब्लॉक का एलिमेंट है। एल यस ब्लॉक के एलिमेंट भी पहले पार्ट में आता है, पहले ही बात किया जाता है। तो यहाँ पर देखो दोनों की बात किया गया कि ठंडा हो जाती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज ऊष्मा छिपी होती, इसमें तेज से ऊष्मा छिपी की बात किया गया, जिसपे कि उत्सर्जित हाइड्रोजन के तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। मतलब तत्काल जो प्रज्वलित की बात किया गया, जल जाता है, तो उस पर दोनों पर बात किया गया। अब देखो यहाँ पर दिया पोटेशियम सोडियम दोनों दिया गया। अब जल के साथ दिया गया क्रिया कराने पर यहाँ पर हाइड्रोजन निकला, उसमें गैस है, उसमें ऊर्जा, उसमें ऊर्जा के रूप में बताएगा। तो हम सबसे पहले अब रिएक्शन जो हम पीछे छोड़ के आए हैं उसको पहले सीखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्योंकि हम लोग का काम है पहले सीखना फिर आगे बढ़ना, यही हमारे पास दिया गया था। ये दोनों था ना, हाँ। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या है हमारे पास, एल्युमिनियम के साथ Al2O3 प्लस 6HCl की बात किया गया है। 6HCl इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या करना है। ठीक,
रिएक्शन की बात किए गए तो हम लोग पहले रिएक्शन करेंगे। Al2 हो जाएगा मेरे पास O3 प्लस 6HCl है गिव्स। यदि मैं बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसके बारे में, Al2O3 प्लस 6HCl गिव्स। इसकी यदि मैं बात करूं तो मेरे पास यदि रिएक्शन जो बनेगा तो अब क्या करते हैं, पहले लिखते हैं आराम से। Al2 लिखेंगे, O3 लिखेंगे, इसको मैं इसके साथ देंगे तो H6 हो जाएगा, Cl भी 6 हो जाएगा। यदि मैं एल्युमिनियम और क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पर Al2 हो जाएगा और क्या होगा Cl6 हो जाएगा। अब देखो 2 के पारा में 6 भी आता है और क्या आता है 3 भी, 2 भी आता, 6 भी आता है, ये भी है, तो 2 कॉमन करेंगे तो एल्युमिनियम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो 3, यहाँ पर क्या हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड की बात की गई। अब यहाँ से बात किया है दोनों की तो हमारे पास क्या बचा H6O3 बचा। अब 3 के पारा में दोनों आता है, 6 भी आता है, 3 भी आता है, 3 क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर तो ये क्या मेरे पास बन गया जल। इसका मतलब रिएक्शन करने पर बचा मेरे पास 2AlCl3 प्लस 3H2O बना। तो इस तरह की यहाँ पर बात दिया गया है और बात किया जा रहा है। तो हम लोग जो क्वेश्चंस की यदि बात कर रहे थे तो यहाँ पर जो बात किया गया है, देखिए Al2O3 प्लस 6HCl की बात किया। जैसे हम लोग की यदि बात कोई पूछे तो हम लोग तुरंत इसके बारे में बता सकें कि ये कैसे निकलता है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए इसके आगे यदि मैं बात करता हूँ, दूसरा वाला जो दिया गया था, 2 दिए गया था, एक दिए गए फिर एल्युमिनियम की बात किया गया। इसको तो मैं अरेंज कर सकता हूँ, इतनी तो इधर लिख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट की बात। तो यहाँ भी बात करेंगे तो एल्युमिनियम हो दिए गए, Al2O3 की बात किया, ऑक्साइड की बात किया गया प्लस। अब यहाँ पर बोला गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर क्या बोला गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की। इसकी बात की गई सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम जो हाइड्रोक्साइड जो होता है इस पर यदि मैं बात करूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड पर यदि मैं बात करूँ तो इस पर किस तरह की वो बात करना चाहे रिएक्शन में। अब यहाँ पर आप ध्यान देना है कि Al2 है, Al2 लिख दो, O3 है, O3 लिख दो। अब यहाँ पे इसे 2 के करेंगे मल्टीप्लाई तो A2 हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन के भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन के भी 2 हो जाएगा। हम यदि बात करें तो हमारे पास जो बनता है, यदि मेरे पास जो बात किया जाए तो जो बनेगा तो यहाँ पर सोडियम ले लेते हैं और क्या एल्युमिनियम लेते हैं, और यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी लेते हैं, तभी जाकर होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या करना है कि लेना तो पड़ेगा। आइए देखते हैं पहले कि यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि पूरी को ले लेता हूँ। यहाँ से मैं बनाता हूँ, पहले यहाँ से मैं क्या करता हूँ ये पूरे को ले लेता हूँ, यहाँ से भी एक ले लेंगे। तो हमने लिखा कि Al2 लिखा कुछ समय के लिए, Na2 लिखा कुछ समय के लिए। अब यहाँ से मेरे पास 3, यहाँ से ले लेते मेरे पास 4, मतलब कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी 4 होगी। अब इसको सही तरीके से लिखा जाए, तो Na2 Al2 O4। अब इसमें देखो 2 सब में आ रहा है तो 2 कॉमन कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2NaAlO2। मतलब कि आपके पास इसी तरह का यहाँ पर बात किया गया। यहाँ पर बात करें 2Na और 2Na और फिर क्या है Cl, फिर क्या है एल्युमिनियम है, फिर क्या है ऑक्सीजन है प्लस। अब हमारे पास जो बचा क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन बचा, यहाँ से ऑक्सीजन, मतलब कि H2O बचा। ये हमारे पास सिर्फ बचा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे H2। तो इस तरह का रिएक्शन हमारे पास किया गया है। एक रिएक्शन यहाँ पर दिया गया तो एक रिएक्शन इस तरह का दिया गया।
दोनों रिएक्शन को देखा गया तो इस तरह के हम रिएक्शन करते हैं, आप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सेकेंड की यदि मैं बात करता हूँ, सेकेंड में जो दिया गया था, सेकेंड में क्या चीज़ के प्रश्न दिए गए, सोडियम ऑक्साइड दिया, मतलब कि 2 सोडियम ऑक्साइड की बात किए गए, Na2 की बात की, Na2 की बात किए गए, सोडियम क्या बोला गया, ऑक्साइड की बात किए गए, प्लस में फिर क्या कहा गया है, H2O। अब बोला कि H2O के साथ हमको अभिक्रिया करना है, H2O की बात की, क्या कहा गया, H2O की बात की गई, H2O की। अब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, आप सही तरीके से लिखे तो Na2 है तो Na2 लिखिए, ऑक्सीजन एक थे, यहाँ भी ऑक्सीजन एक थे, तो आपके पहले हम सही तरीके से लिखना चाह रहे हैं, मिला कर लिखेंगे। हमने कहा कि ऑक्सीजन यहाँ भी, ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो हमने कहा अच्छी बात है, तो Na2 अब दोनों को मिला के लिखा तो O2 H2 हो गया। आपके सब में 2 आ रहा है तो 2 कॉमन कर दो, 2 कॉमन करने पर क्या बन गया है, NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि आपका जो रिएक्शन बना करने पर तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात किया, सोडियम किसकी बात किया, हाइड्रोक्साइड की बात किया, किसकी बात किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात किया। आपने इस तरह के रिएक्शन करने पर आपको क्लियर हुआ। दूसरा रिएक्शन क्या बोला गया, दूसरे रिएक्शन की यदि मैं बात करूं तो मेरे पास दूसरा रिएक्शन जो है K2O दिया, मतलब पोटेशियम की बोला गया, पोटेशियम ऑक्साइड के साथ जल के साथ क्रिया कराने की बात करते हैं, तो आराम से करिए, कोई टेंशन नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि देखो जिंदगी में जो लोग घबराता कुछ नहीं कर पाता, जो घबराता नहीं बहुत कुछ कर निकल जाता। K2 है, K2 लिखिए, K2 के ऑक्सीजन यहाँ भी, ऑक्सीजन यहाँ पर तो मिला कर लिख दिया, तो 2 ऑक्सीजन एक थी, ऑक्सीजन एक थी, 2 ऑक्सीजन ऐसे लिख दिया, H2। अब तो दोनों जो 2 सब में 2 है, 2 तो हम 2 कॉमन कर देंगे, तो क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर क्या बन गया, 2KOH बन गया, 2KOH बन गया कि नहीं बन गया, तो यहाँ पर इस तरह का प्रोसेस यहाँ पर दिया गया। तो इस तरह के रिएक्शन की आपकी बात किया जाए तो आप रिएक्शन कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा मायने चीज़ रखता है। रिएक्शन आपको आना चाहिए, यदि रिएक्शन नहीं कर पाते हैं तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो कोशिश करिएगा कि रिएक्शन आप कर लें, न कि रिएक्शन छोड़ के आए, ठीक है। आप आगे चलते हैं तो दोनों के बारे में आप देख लिए, ये सारी क्लियर कर लिया था, हम लोग आगे की बात प्रोसेस की बात करेंगे। अब मैंने बात कर रहा था धातु और जल के साथ अब क्रिया कराने पर, देखो यहाँ पर धातु क्या है, पोटेशियम की बात किया गया, और जल में क्या है, H2O की बात किया कि यहाँ पर तब रिएक्शन कर ही लेंगे। इस तरह की रिएक्शन की बात मैंने यहाँ तक समझा दिया था। जल के साथ कैल्शियम, आपके जल के साथ जो बोला गया कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है, Ca होता है, कैल्शियम कितने नंबर पर होता है, 20 नंबर पर, इसका भार कितना होता है, 40 होता है। इसमें आयन कितने लगते हैं तो आप बताएंगे, कैल्शियम पर 2 आयन्स लगते हैं। कितने आयन लगते हैं, 2 आयन। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि आपको पता है कि बेटी मांगे कन्या, बेटी मांगे कार सुंदर, कार CAR, कार होता है ना CA, तो ये CA है हमारे पास, CA जो, तो ये हमारे पास बोला गया। सॉलिड है, सॉलिड का मतलब धातु की बात कहा गया कि जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। कैल्शियम जो होता है जल में थोड़ा कम धीरे धीरे घुलता है, इसीलिए उत्सर्जित करने पर हाइड्रोजन प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होता। प्रज्वलित करने की बात की है कि उस प्राप्त नहीं। तो कैल्शियम और जल की बात किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और क्या बन गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब भी होता है बेचारा गैस है, इसे गैस के सिंबल भी बना सकते हैं, गैस के जी भी लिख सकते हैं। क्योंकि उपयुक्त अभिक्रिया में, उपयुक्त की बात की, उपयुक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। मतलब कि जो बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर क्या होता है, कैल्शियम जो धातु जो होती है उस पर क्या चिपकने की बात किया गया, बताया गया। अब चिपक गया तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कर सकते नहीं, कुछ नहीं कर सकते। क्या करना है यहाँ पर है, तो मैग्नीशियम को शीतल जल में साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु जल में के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता, जो कि यहाँ पर बात बताया गया है। तो मैग्नीशियम क्या होता है, Mg होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg होता है। Mg जो होता है इसकी 13 नंबर पर होता है, मैग्नीशियम कितने नंबर पर होता है, 12, मैग्नीशियम 12 नंबर पर। मैग्नीशियम जो होता है 12 नंबर पर। इसके जो भार होता है 12 गुना के 24, इसका भार 24 होता है, और इसके आयन होते हैं 2+ आयन होते हैं। देखो हम तुम लोग को यहाँ पे याद भी करवा दे रहे हैं कि ये ना कहना पड़ेगा आयन कब हम कैसे याद करेंगे। आगे की मैं बात करता हूँ तो इस तरह के तैरना प्रारंभ कर देता है। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातु भी शीतल जल में के साथ न गर्म जल के साथ क्रिया करती है,
लेकिन भाप के साथ अब क्रिया करके धातु ऑक्साइड के हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। देखो ये सब क्रिया कर रही नहीं कि धातु एल्युमिनियम क्या है, धातु आयरन क्या है, धातु, उसके साथ जल में अब क्रिया कराया गया है, तो हमारे पास क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड की बात किया जो हाइड्रोजन क्या गैस के रूप में दिया। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुओं के साथ बिल्कुल अब क्रिया नहीं करता। मतलब कहा गया किसके किसके साथ अब क्रिया नहीं करता है, तो आपको याद रखना पड़ता है लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ऐसी जैसे धातुएं जो जल के साथ अब क्रिया नहीं करती है। आपको नोट कर लीजिएगा कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है, लेट आई बात तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ना मिली, लेट आने पर थी। जैसे कि हम लेट आएंगे पेपर देने के लिए, तुम कुछ सोचो कुछ समय के लिए, यदि मैं लेट आया पेपर देने के लिए तो क्या हमको गोल्ड मिलेगा? ज़्यादा नंबर लाएंगे तभी ना गोल्ड मिलेगा। आप कम नंबर लाएंगे सिल्वर मिलेगा, और उससे कम लाएंगे तो क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा। तो लेकिन पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा पीने के लिए, तो बिल्कुल मतलब पानी के मतलब कि जैसे धातु जल के साथ बिल्कुल क्रिया नहीं करती है। लेट आने पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के साथ पानी नहीं मिलता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, मतलब पानी के साथ क्रिया नहीं करता है। नोट कर लेंगे, मैं इसको नोट करवा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। नोट करिए इसको, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के साथ जल से क्रिया नहीं करते, जल से क्या करते हैं? अभिक्रिया नहीं करते हैं। सिंपल से लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड, ये तीन। लेट एक बार, लेट पर कॉपर, सिल्वर, सिंबल बाद में लिखेंगे, बस इस तरह क्योंकि भी पढ़ाना भी है। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की जैसे साथ बात है, तो यहाँ मोस्ट यहाँ बात याद रखना कि साथ जल है, इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, तो नेक्स्ट में हमने आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है। अम्ल आप लोग समझ में कि हाइड्रोजन वहाँ पर क्या लगा रहेगा, वहाँ पर क्या लगा रहेगा? हाइड्रोजन लगा रहेगा। वहाँ पर क्या लगा रहेगा? हाइड्रोजन लगा रहेगा। आप पहले से अध्ययन कर चुके हैं इसके बारे में, पहले से जानते हैं कि अम्ल साथ अभिक्रिया करने को संगत हाइड्रोजन, धातु, तनु अम्ल, लवण और हाइड्रोजन। लवण का मतलब समझ गए होंगे कि NaCl की तरफ बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बोला कि लेकिन सभी धातुएं सभी प्रकार की अभिक्रिया करती है, ये पता करते हैं। यह दिया पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम को नहीं लीजिए क्योंकि ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करती है। यहाँ बोल दिया गया सावधानी में कि कभी भी सोडियम पोटेशियम को नहीं लेना है क्योंकि ठंडे जल में भी क्या करेंगे? तेजी से काम करती है। आगे चलती है तो हमारे पास तनु हाइड्रोजन क्लोरिक दिया गया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन अभिक्रियाओं के साथ समीकरण लीजिए। तो समीकरण की बात बनाया गया कि यहाँ पर किस तरह का समीकरण को बात करते हैं। जबकि धातु नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3 होता है, HNO3 देखो यहाँ पर भी दिया गया, यहाँ पर मैं सोच रहा नहीं दिया, यहाँ पर दिया है कि नाइट्रिक अम्ल का होता है, मैंने लिखवाया भी था कि HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल तो बोलेगा ये सब H2SO4 होता है। तो बोला गया कि हाइड्रोजन के गैसीय उत्सर्जित नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकरण करने के लिए हाइड्रोजन को H2 को ऑक्सीकृत करने के लिए जल से परिवर्तित कर देता है। स्वयं नाइट्रोजन किसी भी ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 तो यहाँ पर इसके बात किया गया कि नाइट्रोजन जो होता है स्वयं ऑक्सीजन के साथ अपचयित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये तनु की बात किया गया है। तो अति तनु में देखा जाता है HNO3 जो होता है साथ में अभिक्रिया हाइड्रोजन को गैस के रूप में उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर जो बात किया गया कि जो गैस के रूप में यदि बात कर रहा है तो हमको कैसे किस तरह के प्रोसेस से यहाँ पर बात की गई गैस में किस तरह का होता है।
अब क्रियाओं की बात किया गया तो 3.3.11 में आपने देखा होगा कि बुलबुले बनने के लिए दर मैग्नीशियम की दर सबसे अधिक होती है। अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम का दर अधिक होती है, उसके बाद एल्युमिनियम का होती है, जिंक का, फिर आयरन का। सबसे मतलब की बात किया जाएगा तो सबसे कम में आयरन दिखाई दे रहा है, सबसे अधिक की बात किया गया तो मैग्नीशियम है। इसी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कापर की स्थिति में न बुलबुले और न ही ताप को परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि HCl, अभी मैंने इस पर बात किया था HCl में कि हाइड्रोक्लोराइड जो होता है, मतलब हाइड्रोक्लोराइड की यदि बात किया जाए तो ये हमारे पास आयनों के रूप में विभक्त होता है, जो और हाइड्रोक्लोराइड जो होता है एक मतलब अम्ल के रूप में जाना जाता है, और यहीं से आप लोग को मतलब कि क्षार के रूप में ले जाता है। अब कहे क्या आप जानते हैं एक्वा रेजिया जो था रॉयल जल के लैटिन शब्द की बात किया गया था। एक क्या एक्वा रेजिया जो था, इन्होंने रॉयल जल के बारे में बताया था। इन्होंने बताया कि सांद्र हाइड्रोजन मतलब कि जल के साथ मतलब 2HCl जो होता है, 2HCl की बात करता है यहाँ पर, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, तो कि HNO3 की जो बात किया गया उसके बारे में मिश्रण करने पर गोल्ड को गला देता है। मतलब इसका जब मिश्रण किया जाए तो गोल्ड जो सोना जो होता है गल जाता है। सोना क्या होता है, गल जाता है। तो इस जबकि दोनों की अम्ल में अकेले की ये क्षमता नहीं होती, दोनों में देखा जाए तो अकेले में क्षमता नहीं होती है। तो इस तरह की बातों को यहाँ पर देखना भी मिलेगा। और आगे चलते हैं तो मेरे पास अन्य धातुओं के लवणों को विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती थी, इसके बारे में हमको जानना और पढ़ना भी है। अभी यहाँ पर हम आए, आज कोशिश करेंगे कि हम लोग ख़त्म कर लेंगे, आज कोशिश रहेगा कि ख़त्म कर लेंगे। अभिक्रिया धातु अपने कम से कम अभिक्रिया धातुओं को उनके यौगिक में विलयन एक गलित अवस्था में विस्थापित होता है। मतलब उसकी गलित अवस्था की यदि बात किया जाए तो हमको यहाँ पर बात किया गया गलित अवस्था में यदि देखने को भी मिलता है कि किस तरह की प्रोसेस वहाँ बताई गई है। एक मिनट, चलिए। अभिक्रिया में कहा गया कि विस्थापन की बात किया गया। विस्थापन में आप लोग जैसे विस्थापन में AB और BC की बात करेंगे तो वहाँ पर उस तरह की बात हम लोग करेंगे। पिछले खंड में आपने देखा था धातुओं की अभिक्रिया समान नहीं होती, मतलब इसमें कहा गया समान रूप से नहीं होती है। जल अम्ल देखो हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर धातुओं के साथ इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हम इसीलिए धातुओं के साथ नमूने के लिए आरोही क्रम में बताया गया। देखो AB में बात किया ना, अब देखो A दिया गया, A और प्लस B की बात किया गया, इसी के बारे में हमने बात करना है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में देखने को मिलता है, मैं लिखवाऊंगा भी, इसको अच्छे से समझिएगा। सक्रियता श्रेणी की यदि बात किया जाए, सक्रियता श्रेणी किस तरह की बात करता है, यदि मैं इस पर चर्चा करूँ, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में, मतलब सक्रियता की वो सूची बनाया गया था, बताया गया कि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। विस्थापन का प्रयोग करने के बाद निम्नलिखित श्रेणी का विकसित किया गया, उसी को सक्रियता श्रेणी कहा गया। अब देखो सक्रियता श्रेणियों के बताया गया सबसे अधिक क्रियाशील, घटती हुई, सबसे कम। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन। जिंक जो है घटती हुई क्रम की बात कर रहा है, फिर ऊपर बढ़ता हुआ नीचे क्या घटते हुए आ रहा है। सबसे कम है गोल्ड का, सिल्वर का, मरकरी का, कॉपर का, हाइड्रोजन का, लेड का, आयरन का, जिंक का, इस तरह के तत्वों का नाम दिया गया। इसी तत्वों के बारे में आपको याद होना चाहिए कि ये सब तत्व जो दिया जाए, हमसे कोई पूछा जाए तो आपको बार बार कोई मतलब बुक्स में रीडिंग में आया कि पोटेशियम सोडियम, कैल्शियम की तभी अभी तो शुरुआत भी नाम आया है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड बार आया था, हाइड्रोजन की बात बहुत बार किया गया था, कॉपर की बात, मरकरी की बात, सिल्वर, गोल्ड की बात किया गया था।
इस तरह की यदि बात आप नहीं जानते तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने भी बताया कि इसमें जो बताया गया है कि धातुओं के साथ क्रियाशीलता आरोही क्रम में की जाती है, लेकिन विस्थापन के बाद उन्होंने निम्नलिखित श्रेणियों की अब इस तरह श्रेणी में बांटा गया है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि सोडियम को मतलब कोरोसिन में डुबोने पर क्या रखा जाता है, इस सब के प्रश्न दिया गया। प्रश्न की चर्चा नहीं करेंगे, प्रश्न भी बहुत लेंदी हो जाएगा, प्रश्न में बात करेंगे। अब देखो इस सब बात दिया गया। अब जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है। अब कहाँ पर बोला गया कि कोई अभिक्रिया नहीं है तो विस्थापन में किसके साथ होता है किसके साथ नहीं, तो इसमें आपको चर्चा करना है, इस पर प्रश्न पूछा गया है। आते हैं हम उस पर चर्चा करेंगे, जब हम पढ़ाएंगे लिखवा देंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। अभी मैं बुक्स रीडिंग कर रहे हैं। धात्विक और एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती, धातु से अधातु कैसे अभिक्रिया करती, इस पर हम चर्चा करें तो ऊपर की क्रियाकलापों में अपनी कई अभिकर्मकों के साथ धातुओं के साथ अभिक्रिया देखी होगी। कई अभिकर्मक के साथ क्या किया गया देखी गई। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया को क्यों प्रदर्शित करती, 9वीं कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं। कक्षा 9 में आपको इसके बारे में पढ़ाया गया, तत्वों के इलेक्ट्रॉन नाभिक के नील बोर का मॉडल पढ़ाया गया था, आपने वहाँ से पढ़ा भी होगा और जानकारी भी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात क्या, हम 2 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख सकते हैं। अब बाउ के नियम के अनुसार, नील बोर के नियम के अनुसार। अब बाउ का नियम क्या होता है, हम कहें कि भैया अभी तक पढ़े नहीं है बाउ का नियम। अब बाउ का नियम हमको दिखाएंगे, हम दिखाएंगे और उसी के साथ साथ नील बोर का मॉडल भी दिखाएंगे। इसको तो हम पढ़ा समझा लेते हैं। तो देखो अब आ गया यही सारी बात किया गई, यहाँ पर अन्य पॉजिटिव प्रदान करता है। अब आयन की बात किया गया, सोडियम की बात किया, सोडियम 11 नंबर का है। बात में देखो अब मजा आएगा पढ़ने में। हम पहले भी कहा कि देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन सीधा है। जितने लोग पढ़ेगा हम लोग को बहुत खुशी होती है कि हमारे पास बच्चा इतना पढ़ रहा है। 2 पढ़े, 3 पढ़े, 5 पढ़े, 10 पढ़े, 50 पढ़े, 100 पढ़े, सबको मन से पढ़ाना है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास एक बच्चा पढ़ रहा है तो हम आधे मन से पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे चलो फेल हो जाओ, हमसे क्या मतलब, ये सारी बात नहीं है। लेकिन जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बोर्ड में यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिलेगा, पढ़ती हैं तो। अब देखो 9वीं कक्षा में इस तरह के विन्यास बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताएंगे। हमने जानकर भी मतलब क्या संयोजकता के कोष को पूर्ण होने के लिए उत्कृष्ट गैसों का रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती है। यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं बहुत कम होती है, इस पर बात करना है। हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता का संयोजकता के कोष के पूर्ण रूप से प्रवृत्ति के रूप में समझते हैं। आइए हम उसकी प्रवृत्ति संयुक्ता का मतलब क्या होता है, जोड़ने की बात किया, उसके योगात्मक की बात किया गया है, संकलन की बात करते हैं। उसमें उत्कृष्ट गैसें कुछ ऐसी होती है जो धातुओं अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय हम उस पर ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यदि यह अपने यम कोष में इलेक्ट्रॉनिक का त्याग देता है तो यल कोष में बाह्यतम कक्ष कोष में बन जाता है। अभी को बहुत बार कहा कि किस चीज़ का कोष की बात किया, आप कक्षा 9 में कोष के बारे में पढ़े थे, KLMN पढ़े थे, तो आपको यही बात किया गया, यम कोष में त्याग देता तो के यल में क्या था, बाह्यतम कोष में, बाह्यतम तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचा उसकी बात किया, जिसमें अस्थायी अष्टक उपस्थित हो। अष्टक नियम का फॉलो करेगा, इसी को आपको। अब अष्टक नियम कैसे हमको नहीं समझ में आया, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है अष्टक नियम कहाँ से आ गया। तो हम कहेंगे भैया अष्टक नियम तो बहुत इजी था लेकिन हम समझ में नहीं किए। हम कहे थे कि पीरियाडिक टेबल वाला चलो देख लो भैया, पीरियाडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियाडिक टेबल जिनको लोग को नहीं आया वो लोग क्या है पीरियाडिक टेबल के बारे से मार खाएंगे। अब मार क्या खाएंगे, जैसे कि पूछा जाएगा तो बता नहीं पाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा पीरियाडिक टेबल, आप पीरियाडिक टेबल पढ़िए, अब पीरियाडिक टेबल के बारे में समझिए। जैसे बोला गया है कि अब बाह्यतम कोष में बन जाता है लेकिन अष्टक की उपस्थित होती है इस परमाणु में नाभिक की 11 प्रोटॉन, मतलब नाभिक में 11 प्रोटॉन है। अब 11 नंबर पर कौन प्रोटॉन आता है आपको तो पता होना चाहिए, लेकिन सोडियम आता है। हम जब मैग्नीशियम की बात करते हैं 12 नंबर पर आ जाता है, सल्फर की बात है 16 नंबर पर आ जाता है, ऑक्सीजन की बात करते हैं 8 नंबर पर। इस तरह के हमको याद होना चाहिए, यदि नहीं याद, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाए 10 होगी, तो उससे कम किया जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाती है। यहाँ पर धन आवेश अधिकता होती है, मतलब अब हमको कैसे पता चला कि वहाँ पर धन आवेश अधिकता होती है। अब हमारे लिए ना करो से फरियाद, फिर से बात आ गई, रिपीट हो रही है।
कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो +1 मतलब किसी एक लोग के लिए हम फरियाद करें, भगवान से दुआ मांगेंगे, सिर्फ एक लोग के लिए बात करेंगे, न कि दूसरे तीसरे की बात करेंगे। और दूसरे नंबर पर बेटी मांगे कन्या सुंदर, बेटी मांगे कार सुंदर बाप राजी जब होता है, तो वहाँ भी बात किया जाए, 2 की बात की। जो बेटी है हमारी, जो बेटी मांग रही है, एक स्मार्ट सा कार मांगी और उसकी सुंदरता को देखकर लुभाई हुई, तो इसे 2 आयन प्लस लगा। वहाँ से हमको आयन की बात किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाली है, जो कि आप लोग जितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं उसके लिए लॉस होगा, मैं इतने गारंटी के साथ कह सकता हूँ। धनात्मक जो प्रदान करने की, दूसरी ओर क्लोरीन जो होता है, इस कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होता है? फिर कल आई बाहर आंटी थी, यहाँ पर हमने बोला था, बताया भी था कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार निकल के बताइए हमको, हम कह आ रहा है। अब बताने के दोनों विधि बताएंगे, नील का मॉडल बताएंगे, अब बाउ का नियम आज ही क्लास में कंप्लीट होगा। अष्टक का पूर्ण होने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एवं क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोराइड अभिक्रिया करके सोडियम के साथ त्याग करके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण करके लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को बोला गया है कि ऋण आवेश प्रदान हो जाता है। तो फिर कल डंडा लेकर हमारे चाची यहाँ, तू ही बतावा, हमारे जब चाची कल डंडा लेकर रही यहाँ, तो हम मराए फिर कि ना मराए? जब मराए जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? जब मराएंगे तो एक डंडा लगेगा तो घाव लगेगा, तो बुझाएगा तो क्या माइनस में हो जाए। तो यही बोला गया कि यहाँ पर, क्योंकि नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं, बोला गया नाभिक में कुल 17 प्रोटॉन है, लेकिन KLMNO की बात किया गया तो यहाँ पर 18 की बात है। KLMNO किसके? नील बोर के मॉडल के अनुसार की बात किया जाएगा। इसमें इससे एक क्लोरीन के ऋणात्मक क्लोरीन जो दिया, क्लोरीन क्या है यहाँ पर दिया, क्लोरीन 17 नंबर को होता है। आप क्लोरीन 17 नंबर पर ही बहुधा करता है, ये बात फिक्स है भी, 17 का भी निकालेंगे भी क्लियर हो जाएगा। क्लोरीन के लिए कहा गया है तत्वों के बीच में अपने आदान प्रदान करने के लिए संबंधित 3.5 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया। लॉ हम तभी करने वाले थे, तो पहले से करके हमको दे दिया, हमको भी इजी हो गया। आप चलेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक कर करेंगे। उत्कृष्ट गैसे में हीलियम नियान आर्गन, मतलब हम अक्री गैसे की बात बताया था, तो उधर मेरे पास दिया गया था। 2 है परमाणु, 2 है, 10 से 18 है, तो इनका 2 मतलब इसका 2 आएगा, इसका 2 8 आएगा। ये तो पूर्ण है, अष्टक रूप को पूरा करता है। आगे चला सोडियम, जो धातुओं की बात किया गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम की जो बात किया गया थे, अब देखो 2 8 1 2 8 2 2 2 8 3 2 8 8 1 2 8 8 2 कैसे हो गया, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, फास्फोरस की भी बात किया जाए, इस पर मैं बात चर्चा करूँगा कि इस तरह का प्रश्न दिया गया है। हमको कैसे क्लोरीन तक दिया है, नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, फ्लोरीन दिया है। तो न्यूज पेपर है, सभी का न्यूज है, ऑक्सीजन है, मतलब कि कहाँ पर से 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, फिर 3 है। तो मतलब कि इस तरह की बात पूछा गया, उसमें दिया भी, हम लोग चर्चा कर। विपरीत आवेशों के कारण सोडियम क्लोरीन के आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा इस पर मजबूत होना चाहिए, लेकिन बांधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित होना। यहाँ पर क्या बोला कि सोडियम क्लोराइड के साथ उपस्थित कर देते हैं, तो यहाँ पर योग बताने के लिए सोडियम क्लोराइड का अणु नहीं प्राप्त किया जाए। देखो अभी यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करने वाला था, अब हमको मिल गया, हम करके भी बताएंगे, यहाँ पर बुक के अनुसार बता देंगे। Na पॉजिटिव देगी, Na दिया, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन ऋण की बात की तो यहाँ पर 2 8 1 दिया गया। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास इसका 2 8 की बात की त्याग दिया, तो यहाँ पर बात दिया गया। अब ये क्या कहा गया, देखो भाई संरचना ये तुमको जानते हो कहाँ मिलेगा, जब चौथा लेसन पढ़ेंगे कार्बनिक एवं उसके यौगिक, तो वहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। सोडियम क्लोराइड का निर्माण दिया गया, ऋणात्मक है। और कोई दिया है, मैग्नीशियम के भी साथ दिया गया, देखो दिया गया ना मैग्नीशियम के साथ। ये सबसे साथ सब इसके बारे में हम समझेंगे। चलिए
सीखते हैं। ऑफ बाउ का नियम पे, एक बार बाउ का नियम, एक बार नील बोर का नियम। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 4। देखिए ये ऐसे, ठीक। ये देखिए हमारे पास ऑफ वाउ का नियम था। अब इसमें हम फील करते हैं 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। यहाँ पर देखिए P6 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 3d10 4d10 5d10 6d10 F14 F14। समझ आया कि नहीं आया? देखिए ये वाउ का नियम था। आपको जिससे बोला गया सोडियम क्लोराइड, मैंने बोला था सोडियम क्लोराइड का अब दिखाएंगे। सबसे पहले भी नील बोर का मॉडल देख लेते हैं। चलो ठीक है।
चलिए देखिए, ये बीच में मेरे पास क्या है, नाभिक है। बीच में क्या नाभिक है, इसको KLMNO, ये हमारे पास कोष है। ये नील बोर का मॉडल है। किसका है, नील बोर का, या नील्स बोर बोला जाता है, नील बोर बोला, नील बोर का मॉडल। इनका सूत्र होता है 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, 1 2 3 4 5। तो इस तरह की इनकी बात की गई। पहले कक्षक में इनके 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पहले में 2, कैसे, 2 इंटू पहला का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर दूसरे का 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, दूसरे में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तीसरे की यदि बात किया जाए, 3 का स्क्वायर, 3 तरीके 9, 9 दूनी कितना, 18। तो यहाँ पर कितना भरेंगे, यहाँ पर कितना भरेंगे, 18। फिर क्या, 2 गुणते 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, 16 दूना के 32, यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 32। फिर 2 गुणे 5, 50, 25, 25 दूना 50। तो इस तरह के एलिमेंट हम यहाँ पर भरते हैं नील बोर के मॉडल के अनुसार। जैसे जो देखो, ये अबाउ का नियम हो गया, ये नील बोर का मॉडल हो गया। अब जैसे कि हमारे प्रश्न में बोला गया कि सोडियम क्लोराइड है, जैसे मैंने बोला था सोडियम, हाँ सोडियम क्लोराइड पर बोला गया था। आयन में मैंने बात किया था, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव लिखा था, यही मैंने लिखा था। अब ये चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम पीरियोडिक टेबल पर लेकर आते हैं, हमें सारी चीज़ें पहले बता भी चुका हूँ, ऐसे कोई बात है कि नहीं मैंने बताया नहीं हो। सोडियम 11 नंबर पर था, तो यहाँ पर जो गिनेंगे तो देखिए, फर्स्ट है, सेकेंड है, फर्स्ट है, सेकेंड है दिया गया, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, 6, 7, 8। ए हमारे पास 8 है। फिर नीचे भी गिरेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे पास फर्स्ट भी, सेकेंड भी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, ये क्या है, 8। 8 की बात किया गया तो यही 8 हमारे पास आ रहा है कि नहीं है, 8 तो यही आ रहा है, 8 तो यही आ रहा है जिसके बारे में आपने किया था। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको प्रश्न बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होते हैं। आप देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने की बात किया जाए, देखो हम लोग कैसे सीखते हैं इसके बारे में ध्यान दो। जैसे मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और फिर और क्या हुआ, और आएगा एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन है, नियान जो है 10 पर है। ठीक है, आप देखिए इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करता हूँ, इस पर बहुत बड़ा ध्यान देना है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। और कुछ मैंने एलिमेंट हो इधर लिख दे रहा हूँ, सोडियम हो गया, और इससे मैग्नीशियम हो गया, Mg हो गया। इस तरह मेरे पास क्लोरीन हो गया 17 नंबर पर, जिंक हो गया 30 नंबर पर। मैं इस तरह की बात बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसी में सल्फर जोड़ेंगे तो सल्फर भी हो जाएगा मेरे पास 16 नंबर पर। इस तरह की बात हमको करना है तो कर सकते हैं, सीख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दी मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक में, तो 1s2 2s2 ज़्यादा हो गया, तो 1s2 2s2 कैसे हो जाएगा इतना जल्दी, तो यहाँ पे कहीं रहेगा। फिर क्या होगा 1s2 2s1। अब ये चीज़ कैसे हो रहा है, तो अभी जस्ट हमने अब वाव का नियम करके आए थे। पहले मैं बताइए, सिंपल से बात करें, सोडियम 11 नंबर पर है, सोडियम हमारे पास 11 नंबर पर, ये बात ध्यान दीजिएगा। सोडियम क्या है 11 नंबर पर, 1s2 देखिए मेरे पास 1s2 लिखा गया, फिर कामा 2s2 2p6। अब आपकी जो ट्रेन इस तरह आ रही है तो इधर चलेगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर से मुड़ जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर, 2p6 रास्ता में दिखाई दिया कि नहीं, फिर बदल गया। 2p6 के बाद क्या है 3s1 आ गया, क्या आ गया 3s1, सॉरी 3s2 आ जाएगा, सॉरी गलती हो गया 3s2। तो आप गिनते चलिएंगे तो 10 के ऊपर हो गया, 2 2 4 6 4 10 हो गया। अब यहाँ पर देखो 3p कुछ आ रहा है क्या,
हाँ आएगा कहीं नहीं। अब यहाँ से हमारी ट्रेन घूम गई, यहाँ पर ट्रेन आई तो घूम गई। 3p6, अब यहाँ पर तुम्हारे पास 3p6 की बात किया गया तो कितना आ गया, तब गिनेंगे तो 10 और 10 8 18 हो गया, कामा 18 दो कितना हो जाएगा 20। अरे गलत हो गया क्या? 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:1 होना चाहिए। 10, अरे मैं ज़्यादा नहीं लिख दिया, मैं ज़्यादा खुद ही लिख दिया था। देखिए हो गया 11 है, यहाँ पर कितना 11 है ना, दिया नहीं दिया तो 2 4 6 कितना हो गया 10 और 10 है कितना हो गया, लास्ट में जो बचा देखो 2 8 1, यही यहाँ बोला जाएगा सोडियम की यदि बात किया गया 2 8 1, 2 8 1 की यदि बात करते ही तो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना। आपको यही बात ध्यान देना है कि ये सब बात जब ध्यान देना नोट कर लीजिएगा कि कभी भी पेपर में इस तरह की बात किया जाए तो आप क्या करिएगा कि वहाँ पर बता दीजिएगा। कैसे बताइएगा आप लोग कि यहाँ पर इस तरह का बात 1 2 3 आएगा तो त्याग करेगा, क्या करेगा त्याग। अब जैसे ही यहाँ पर 7 आएगा 6 5 इस लाइनिंग का कोई भी आएगा तो कहना ग्रहण करेगा। ये जब भी आएगा प्लस में आएंगे सब, ये जब भी आएंगे सब क्या आएंगे माइनस में। ये वाला जो पोजीशन आएगा तो प्लस में, ये वाला पोजीशन आएगा तो प्लस में, ये वाला पोजीशन आएगा तो प्लस में। आप 7 आएगा तो माइनस, 6 आएगा तो माइनस। 7 को अष्टक रूल फॉलो करने कितना चाहिए 1, 6 का अष्टक रूल फॉलो करने का कितना चाहिए 2, 5 जो मतलब कि 5 को अष्टक रूल फॉलो करने का कितना चाहिए 8। तो इस तरह की बात यहाँ पर की गई है कि सभी का जो बोला गया है कि रूल्स की, तो ये सब नोट करने लायक है। जिसको आप नोट करते तो आपके लिए अच्छा से होगा कि 1 2 3 आएगा तो मतलब कि देने का काम करेगा, मतलब प्लस आयन होगा। और 7 6 5 आएगा तो क्या करेगा लेने का काम करेगा, मतलब ग्रहण करने की बात करेगा। तो हम लोग को यहाँ पर बस समझना है किस तरह का आयन्स में भी क्लियर कर लेना है। तो यहाँ से आप लोग क्लियर कर लिया कि नहीं क्लियर, यहाँ से क्लियर किया कि नहीं क्लियर किया। आइए फिर 1:2, 2:2 4 हो गया। फिर ये 5 है तो 1:2, 2:2, 2p1 हो जाएगा। 2 2 4 1 5। देखो 1:2, 2:2, 2p अब 2 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर इस तरह की बात किया गया। 7 में है तो 1:2, 2:2, 2p3 हो जाएगा। अब 5 में देखो बढ़ता जाएगा। फिर 1:2, 2:2, 2p4 हो जाएगा। 1:2, 2:2, 2p5 हो गया। फिर 1:2, 2:2, 2p6 हो गया। 10 हो रहा है कि 2 2 4 6 10। सोडियम 1:2, 2:2, 2p6, 3s1 हो गया, क्योंकि 6 के आगे बढ़ेंगे। 1:2, 2:2, 2p6 हो गया और 3s2 हो गया। फिर क्योंकि 12 हो गया, 10 और 2 12 हो गया। कामा क्या करके हम जोड़ लेंगे। फिर क्या क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p5। आप देखो यहाँ पर 2 4 6 4 10, 2 12, 12 5 17 दिया गया। 17 की नहीं दिया गया। जिंक का 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p6 और क्या हो जाएगा 4s2 और 3d10 हो जाएगा। कितना हो गया 10 ही हो गया, 20 हो गया, 10 30 हो गया। यहाँ पर जो दिया गया 2 आयंस की बात करेगा। यहाँ कितने आयंस की बात करेगा 2 आयंस। 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6 हो जाएगा, क्योंकि 10 2 12,
12 4 16 हो जाएगा, 12 4 16, 12 4 कितना हो जाएगा, 12 4 16। तो यहाँ पर देखिए इसको कितना चाह रहे हैं। अब इसकी यदि मैं अकॉर्डिंग के मैं बात करूँ, देखिए इसको कितना की बात कर रहे हैं, 2 4 6। अब इसमें ही तो पता चल गया कि सिर्फ 2 की बात है, 2 है। अब यहाँ पर कितनी है, 7, यहाँ पर कितनी है, 2, यहाँ पर कितनी है, 1, यही तो बच्चा है मेरे पास। अब यहाँ पर कितनी है, 2, यहाँ पर कितनी है, 2, यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 2 और 1 क्या हो गया, 3। अब यहाँ पर कितना है, 4, अब यहाँ पर कितना है, 3 है, 2 मिला जाए 5। अब यहाँ पर कितना है, 6, और यहाँ पर कितना है, 7, और यहाँ पर कितना है, 8। यही तो बात की गई। अब बताओ अष्टक जो है तो किसी को लेगा, नहीं लेगा। अष्टक रूल कभी भी पूर्ण हो जाएगा। अष्टक जो बात कर, अष्टक की यदि मैं बात करूँ, कभी भी अष्टक यदि पूरा हो जाता है तो किसी को लेने देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 1 2 3 की बात करता है, प्लस आयन की बात करता है, किस आयन की बात करते हैं, प्लस आयन। लेकिन जैसे ही 7 7 6 5 की बात करता है तो किस आयन की बात करेगा, ऋण आयन का, किसकी, आ। अब बताओ इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए। इसको पूरा करने के कितना चाहिए, 2 चाहिए। इसको पूरा करने के कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो यही चीज़ बात 6 में कितना चाहिए, तो आपको पता है कि 2। इसीलिए कितने आयन्स लगेगा, -2 आयन लगेगा किसे, सल्फर पर। जिंक पर ट्रू पॉजिटिव है, 2 है, तो इसलिए कहेंगे 4 की बात नहीं कि 4 जो है प्लस माइनस दोनों होता है, इसीलिए इसको हम बोले अपवाद। इस बात तुम लोग को एकदम ध्यान देना है, क्योंकि ये धातु अधातु नहीं पढ़ रहे हैं, धातु धातु का निचोड़ पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ से क्लियर और स्पष्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। तो इस तरह क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर होगा। तो मुझे बताओ, जल्द से जल्द बताओ। तो धातु धातु में हम लोग का जो क्लास रही, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं तो मेरे पास जो क्वेश्चंस आएगा तो इस तरह का लग जाएगा। अभी सब जो दिएगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम 12 का दिया गया ना, अब हम लोग देखो ये सारी बात अभी यहाँ से हमको कल हम लोग पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के दिया गया हुआ बात, और कल हमारे हिसाब से कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो धन है, ऋण आयन, यहाँ पर दिया धन है, ऋण आयन के बारे में क्या, गलनांक के बाद क्या, प्राकृतिक गलनांक, पतनांक की घुलनशीलता, विद्युतशीलता, ये सब पढ़ना है। कल इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये मेरे पास खत्म हो जाएगा। तो धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती, कल हम लोग कोशिश करेंगे कि यही से क्लास करेंगे, कि उसके आगे कुछ उसमें ज़्यादा दिया नहीं है, लेकिन समझा देंगे बराबर, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा मत, लेकिन हिम्मत के साथ कोशिश करिएगा कि आपकी कोई भी चीज़ दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपकी कोई चीज़ की समस्या हो, तो आप करिए बेहिचक जुड़िएगा, बताइएगा, क्योंकि स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल का काम ही है कि आपके लिए मेहनत करना, जी जान लगाना, अच्छे से काम करना, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए मस्त से, अच्छे से, और दिवाली मनाते रहिए। कल हो सके तो छुट्टी रहेगा, और परसों दिन क्लास आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग घबराइएगा मत, ये क्लासेस जो कल ही चढ़ जाएगी, कल आएगी, और इसे घबराइएगा मत, ठीक। ओके।